हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार का होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज होते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं मियोसिस के बारे में। मियोसिस प्राय सभी यूकेरियोटिक जीवधारियों में लैंगिक जनन हेतु आवश्यक होती हैं। जो सेक्सुअल, जो रिप्रोडक्शन के लिए हमारी सेल होती हैं, जैसे कि तो ये जो हैं, ये क्या है, हमारी जेनेटिक सेल्स। तो जेनेटिक सेल्स जो होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनती हैं, और सोमेटिक सेल्स जो होती हैं वो समसूत्री विभाजन द्वारा बनती हैं। इसकी जो सर्वप्रथम जो नाम जो प्रतिपादन किया था सर्वप्रथम, वो किया था मूरे और फार्मर ने 1905 में। अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया। अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार का होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। अतः इसके फलस्वरूप चार अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, यानी कि हैप्लॉइड सेल बनती हैं चार। 2n होता है पेरेंटल सेल और nn होती है डॉटर सेल्स। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन चार प्रकार का होता है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में पांच अवस्थाएं होती हैं, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैक्सिटिन और डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। ये चार प्रकार की अवस्थाएं होती हैं इसमें। अब हम पहले बात करते हैं प्रोफेज फर्स्ट की। यह अर्धसूत्री विभाजन की अत्यंत महत्वपूर्ण, जटिल तथा सबसे लंबी अवस्था है। संपूर्ण अर्धसूत्री विभाजन में लगे वाले कुल समय का लगभग 90% समय प्रोफेज फर्स्ट में लगता है। अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 5 भागों में बांटा गया है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैक्टिटिन, डिप्लोटिन तथा डाइकाइनेसिस। इसको जो है 5 भागों में बांटा गया है। तो पिछली स्लाइड में भी मैंने आपको ये बताया था। अब बात करते हैं हम प्रोफेज फर्स्ट के जो लिप्टोटिन के बारे में। लिप्टोटिन इस उपावस्था में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। लिप्टोटिन अवस्था में क्रोमेटिन संघनित होकर पतले लंबे धागों में सदृश्य गुणसूत्र बनाता है, यानी दिखाई देने लगता है गुणसूत्र के रूप में। इंटरफेस के दौरान जनन कोशिकाओं में उपस्थित डीएनए का द्विगुणन डुप्लीकेशन होने के कारण प्रत्येक गुणसूत्र दो एक समान क्रोमेटिड से बना होता है। सेंट्रियल गुणित होकर दो प्रतियां बनाता है, जो कोशिकाओं में विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। ये आप फिगर में भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटिन के बारे में। जाइगोटिन इस अवस्था में कोशिकाओं में निम्नलिखित घटनाएं घटित होती हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। समजात गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण उत्पन्न होने के कारण समजात गुणसूत्र जोड़े बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को साइनेप्सिस कहते हैं। एक जोड़ी समजात गुणसूत्रों में दो समान गुणसूत्र होते हैं। एक जोड़ी समजात गुणसूत्र में दो समान गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से एक पैतृक तथा दूसरा मात्रक होता है। समजात गुणसूत्रों की लंबाई गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रियोल की स्थिति तथा जीन स्थल समान होता है। ये आप क्रोमोसोम की संरचना वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फेस फर्स्ट के तीसरे टॉपिक की बात करेंगे, पैक्सिटिन। इस अवस्था में कोशिकाओं में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। पहला, इस अवस्था में गुणसूत्र और अधिक छोटे तथा मोटे हो जाते हैं। सिनेप्सिस युक्त प्रत्येक गुणसूत्र में क्रोमेटिड स्पर्श दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार एक गुणसूत्र में दो सदस्य क्रोमेटिड डायड कहलाते हैं तथा चार समजात क्रोमेटिड का समूह ट्रेटार्ड कहलाता है। यानी जो चार समजात गुणसूत्र होंगे उन्हें ट्रेटार्ड कहेंगे। अब हम डिप्लोटिन की बात करते हैं। डिप्लोटिन युग्मित समजात गुणसूत्र प्रतिकर्षण के कारण डिप्लोटिन अवस्था में एक दूसरे से पृथक होने लगते हैं। क्रिया को वियोजन कहते हैं। इस अवस्था में क्रोमेटिड व टेट्राड अत्यधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस अवस्था में जीन विनियमन के कारण निर्मित क्रियाजल स्पष्ट दिखाई देता है। डिप्लोटिन अपना सामान्य रूप धारण कर लेता है। पांचवा, इस अवस्था के समाप्त होने पर ही केंद्रक कला तथा केंद्रिका विलुप्त होने लगती है। प्रोफेज फर्स्ट का पांचवा, डाइकाइनेसिस। इस अवस्था में वेलेंट गुणसूत्र और अधिक संघनित होकर छोटे और मोटे हो जाते हैं और मैट्रिक्स गिरे रहते हैं तथा बाइवेलेंट गुणसूत्र केंद्रक में समान रूप से वितरित रहते हैं। केंद्रिका तथा केंद्रिक संगठन से पृथक होकर अत्यंत विलुप्त हो जाती है। केंद्रक कला अनेक पुट्टियों में टूट जाती है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो टूट जाती है। अब हम बात करेंगे प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में मेटाफेज के बारे में होमोलोगस पेयर्स माइटोटिक स्पिंडल के सहारे से स्थित स्थिति में बाध्य होते हैं। इसमें से पेयर्स सेल के तटीय भाग में एक स्थित होते हैं। एनाफेज में होमोलोगस पेयर्स के क्रोमोसोम अलग अलग सेलों की ओर बढ़ते हैं। इस चरण के दौरान क्रोमोसोम का योगदान दो अलग अलग सेलों में होता है। टीलोफेज में नई सेलों का विभाजन होता है और न्यूक्लियो का विकास होता है, जिससे दो नई सेल बनती हैं। इस कारण इस चरण में क्रोमोसोम की संख्या पहले चरण की तुलना में आधा होती है, क्योंकि हर सेल में केवल एक क्रोमोसोम सेट होता है जो हैप्लॉइड होता है। तो वो तो होगी थ्योरी में ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है। तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रोफेज फर्स्ट, पहला फिगर देखिए, प्रोफेज फर्स्ट। इसमें जो है गुणसूत्र अलग होना प्रारंभ कर देते हैं। मेटाफेज में अलग हो जाते हैं और एक इक्वेटर प्लेट पर आ जाते हैं। एनाफेज में दोनों विपरीत दिशा में जाने लगते हैं तथा टीलोफेज में और साइटोकाइनेसिस एक साथ होती है और केंद्रक द्रव्य में द्रकला बनाकर अलग हो जाता है तथा कोशिका द्रव्य कोशिका बनाकर अलग अलग होकर दो कोशिकाएं बनाता है। अब प्रोफेज सेकंड में आ जाते हैं। ये जो दो कोशिकाएं बनी हैं इसमें आ जाते हैं प्रोफेज सेकंड में। ये दोनों के
जिन्हें अलग अलग होने के लिए तैयार हो जाते हैं और मेटाफेज में इक्वेटर प्लेट पर आ जाते हैं और एनाफेज में दोनों गुणसूत्र विभाजन होना प्रारंभ हो जाता है और टीलोफेज सेकंड और साइटोकाइनेसिस एक साथ होता है और टीलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस की तरह ही टीलोफेज 2 और साइटोकाइनेसिस में कोशिकाएं अलग हो जाती हैं और 1 सेल से 4 सेल तक का सफ़र यहाँ समाप्त हो जाता है। ऐसे मैंने मियोसिस सेकंड को नहीं बताया है। मियोसिस सेकंड आप खुद लिख सकते हैं इसको देखकर, क्योंकि मियोसिस सेकंड में भी मियोसिस फर्स्ट वाला ही स्टेप होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।